हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं रामदास स्वागत करता हूं अपने चैनल RDY गैलरी पे। तो हम आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बात करेंगे। इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है जियोपॉलिटिक्स में। जापान जो है आपका G7 का एक्सपेंशन नहीं चाहता है। G7 कंट्रीज जो है आपकी चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, US और UK, ये आपका G7 कंट्री है। तो इसमें जो जापान है वो बिल्कुल नहीं चाहता है कि G7 का एक्सपेंशन हो। और G7 के एक्सपेंशन में 3 कंट्रियों को ऐड करके इसको G10 बनाया जाएगा। तो 3 कंट्री वो कौन सी हैं? इंडिया, साउथ कोरिया और ऑस्ट्रेलिया। इन 3 कंट्री को जोड़ के G7 को G10 बनाने की तैयारी है। और ब्रिटेन इसको बहुत एग्रेसिवली चाहता है, बहुत मतलब हद तक वो चाहता है कि ये हो जाए। और भी कुछ कंट्रीज हैं जो ये चाहती हैं कि ये हो जाए, बट जापान नहीं चाहता है। तो इस पे हम आगे जो है बात करेंगे। तो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो G7 जो टॉप पावरफुल इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड है, टॉप 7 इकोनॉमी, तो वो है इसमें G7 में। तो ये पहले 2014 से पहले G7 G8 हुआ करता था। इसमें रशिया भी हुआ करता था। तो रशिया ने 2014 में यूक्रेन का एक हिस्सा है क्रीमिया, वो कब्जा लिया था। तो उसको जो है फिर 2014 में जो है उसको बाहर कर दिया गया और उसके ऊपर सैंक्शंस लगा दिए गए। तो उसके बाद से ये G7 हो गया। उससे पहले ये G8 हुआ करता था। तो इसमें बेसिकली यूके जो है आपका, उसका अगर ग्रैंड प्लान देखेंगे आगे चल के वो करना क्या चाहता है, तो वो D10 बनाना चाहता है। D10 क्या? डेमोक्रेसी 10, यानी कि G7 कंट्री तो रहेंगे और साथ में जो 3 मैंने आपको बताया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, इंडिया, इसको सबको जोड़ के G7 को D10 में कन्वर्ट कर देंगे और उधर G10 कर देंगे। तो बेसिकली डेमोक्रेसी 10। और ये किस लिए चाहिए? ये चाहिए आपका चाइना को काउंटर करने के लिए। चाइना जो है आपका वो 5G टेक्नोलॉजी में, उसका जो हुआई और ZTE कंपनी है बहुत एग्रेसिवली जा रही है। और पूरे वर्ल्ड से कंपेयर करेंगे तो 30 से 35% तक वो सस्ता मिलता है। तो उसका माल बिकता बहुत है 5G टेक्नोलॉजी में। तो ये D10 डेमोक्रेसी 10 मिलकर अपना एक इकोसिस्टम बनाएंगी। किसका? 5G टेक्नोलॉजी का। और 5G टेक्नोलॉजी जो है आपका, इसमें जो है D10 का कॉपरेशन यूके चाहता है। और यूके जो है, बोरिस जॉनसन काफी हद तक प्रो चाइना थे और ये चाइना के अगेंस्ट के हुए हैं। जो पूरी दुनिया जो अगेंस्ट हुई है, वही रीजन इनका भी है, पेंडेमिक। तो पेंडेमिक जो है उस वजह से जो है ये इसके अगेंस्ट हुए हैं। और यूके में जो है आपको पता है 70% जो है ज्यादा हाई रेट का जो स्ट्रेन आ चुका है, उसने जो है यूके की और बैंड बजा दी। तो बोरिस जॉनसन जो है इंडिया में होते 26 जनवरी को, और अच्छा हुआ वहां पे जो है नहीं आए बोरिस जॉनसन। आ जाते तो बड़ी दिक्कत होता थी। 26 जनवरी को इतना कुछ हुआ है, सब हम जानते ही हैं। तो वो अच्छा ही हुआ एक हिसाब से नहीं आए। और इसमें अगर आप देखेंगे तो WHO की इन्वेस्टिगेशन जो है वो बहुत तेजी से प्रमोट कर रहे हैं बोरिस जॉनसन की, भाई वुहान के अंदर जो है होनी चाहिए और किसी भी कीमत पे ये होनी चाहिए। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो उइगर मुस्लिम, जो आपका जिंजियांग प्रांत है, जहां से आपका काशगर, जो आपका CPEC निकला, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो ऊपर से निकला है, तो शिंजियांग का जो इलाका है वहां पे उइगर मुस्लिम है। तो वहां पे जो भी सामान बनता है और वो जो एक्सपोर्ट होता है, यूके जो अपनी कंट्री के अंदर उसको बैन करने वाला है। क्यों? क्योंकि चाइना उइगर मुस्लिम के ऊपर जो है 10 लाख हैं, उनको जो है कैंप के अंदर एजुकेशन के नाम पे डाल के बहुत बुरी टॉर्चर कर रहा है, बहुत बुरी तरीके से। तो बेसिकली कुल मिला के यूके का प्लान ये है कि G7 को G10 बनाओ, उसको जो है G7 को G10 बनाओ और उसके बाद उसको D10 में पार्ट बना दो, या तो उसी में जोड़ दो या दोनों को अलग अलग कर दो। क्योंकि सब जगह डेमोक्रेसी है, सब जगह डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इलेक्शन के बाद आती है। अमेरिका में 4 साल में, इंडिया में 5 साल में, और चाइना के अंदर तो भाई कोई डेमोक्रेसी है नहीं। और उसके बाद आप देखेंगे तो जापान के अंदर योशिहिडे सुगा जो है वहां पे इस समय प्राइम मिनिस्टर हैं। इनसे पहले शिंजो आबे थे। शिंजो आबे को हेल्थ प्रॉब्लम हुई तो उन्होंने रिजाइन कर दिया। तो योशिहिडे सुगा, यानी कि मैं शॉर्ट फॉर्म बोलता हूँ, सुगा जो है वहां पे इस समय प्राइम मिनिस्टर हैं। तो जो आपके शिंजो आबे हैं वो आपके वंस इन अ वाइल्ड प्राइम मिनिस्टर थे। उनके जैसा प्राइम मिनिस्टर, उनके जैसा विजनरी लीडर पूरे दशक में, पूरे विश्व में कहीं नहीं था, और आने वाले टाइम में शायद ही हो। क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा रिस्क लेने वाले बंदे, विजनरी थे और बहुत ही ज्यादा चाइना के खिलाफ एग्रेसिव थे। और आपके जो सुगा हैं जो अभी बने हैं वो बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव हैं और वो इतनी रिस्क वगैरह कैपेसिटी वो नहीं रखते हैं। तो अगर आप देखेंगे शिंजो आबे
जो है इंडिया के अंदर जो आपका ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पंजाब से लेके दनकुनी वेस्ट बंगाल तक, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो आपका यूपी से जो है आपका लेके पूरा नीचे आपका JNPT जवाहरलाल नेहरू पोस्टेड बॉम्बे तक जा रहा है। उसके बाद दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, और सड़क बनाओ उसके आसपास जो है आप उसको कॉरिडोर को इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में डेवलप कर दो। ये पूरे का पूरा प्लान जो है इंडिया के अंदर आज दिख रहा है, लेकिन इसके जनक जो है भैया वो यही हैं आपके शिंजो आबे। 2006-07 में मनमोहन सिंह गवर्नमेंट को ये प्लान इन्होंने रखा था कि हम आपके देश में इस तरह से चीज़ें करेंगे, और इस रोड को आप जो है इसको इकोनॉमिक कॉरिडोर में बनाइए। क्योंकि जापान में भी देखेंगे तो उनका भी यही हिसाब है कि एक रोड है, रोड गई और रोड के चारों तरफ जो है आपका इंडस्ट्रीज बना दी और वो आपका इकोनॉमिक कॉरिडोर बन गया। उसी हिसाब से एक ट्रेन की पटरी है, कई सारे इलाकों से जा रही है, दोनों तरफ जो है आप उसको जो है इंडस्ट्रियल में डेवलप कर दीजिए और पूरी की पूरी पटरी सिर्फ फ्रेट के लिए रहेगी, यानी कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। ये जापान ने ही वर्ल्ड में पहली बार इसको इजाद किया था, और उसके बाद पूरा का पूरा प्लान जो है 2007 के अंदर इंडिया को दिया, और 6-7 के अंदर इंडिया को दिया मनमोहन सिंह गवर्नमेंट के अंदर, और धीरे धीरे मनमोहन सिंह गवर्नमेंट ने इसको अप्रूव किया। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो है ये कांग्रेस सरकार में ही अप्रूव हुआ था। काम इस पे भले तेजी से न चलाओ, लेकिन अप्रूव उस समय हुआ था, काम जमीन पे आज हो रहा है। और जो आपका अटल टनल है ये भी कांग्रेस सरकार में ही अप्रूव हुआ था, 2015 में इसको बन के तैयार होना चाहिए, बट ड्यू टू सर्टेन सर्कमस्टांसेस ये बन नहीं पाया, और अब जो है अब जाके बना, उसको अटल टनल का नाम दिया गया है, और वो आपका हिमाचल के अंदर है। 10,000 फीट की हाइट पे उतनी लंबी टनल 9.02 किलोमीटर की है। तो ये बेसिकली इकोनॉमिक कॉरिडोर और DFC जापान की देन है, जापान में भी पर्टिकुलर आप जाएंगे तो शिंजो आबे की देन है। तो इसमें अब आप देखिए जापान जो है उसने डिप्लोमेटिक टाइज के थ्रू, यानी कि जो सुगा है योशिहिडे सुगा, सॉरी, उन्होंने डिप्लोमेटिक टाइज के थ्रू, बैक चैनल्स के थ्रू ब्रिटेन यानी कि यूनाइटेड किंगडम UK को, बोरिस जॉनसन को क्लियर कर दिया है कि भाई आपके देश में जो है G7 की समिट है, पार्टिसिपेट करने के लिए आप होस्ट कंट्री हो, पार्टिसिपेशन के लिए जिसको मर्जी बुलाओ, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर उनको आपको पार्टिसिपेशन के लिए बुलाना है, ठीक है, जो मैंने आपको बताया, पर आप उनको ऐड करो, एज अ मेंबर बनाओ, ये सब नहीं चलेगा, हम इसको बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब आप कहोगे जापान और इंडिया तो बहुत अच्छे दोस्त हैं, पर ये क्या हो गया? तो बेसिकली बात इसमें इंडिया की नहीं है, बात इसमें साउथ कोरिया की है। अगर आप देखोगे तो जो टेक राइवलरी है, मतलब जो टेक्नोलॉजी के बीच में राइवलरी है दो कंट्रीज के बीच में, साउथ कोरिया और जापान के बीच में, चाइना वो अलग लेवल पे है, उससे उनका कंपटीशन नहीं है। तो एक तो टेक राइवलरी है, आपका इलेक्ट्रॉनिक्स और जो भी टेक्नोलॉजी नई बन रही है उसमें दोनों देश का 36 का आंकड़ा है कि मतलब हम आगे आप आगे। दूसरा आप अगर देखेंगे तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड के अंदर जो है आपका, इसमें जो है आपका जापान ने जो है आपका कोरियन पेनिनसुला के ऊपर, कोरियन पेनिनसुला जो है आपका उसके ऊपर बहुत हद तक जो है अटैक किया था, और अटैक करने के बाद जो है वहां पे जो है मास लेवल पे जो है डिस्ट्रक्शन हुए थे, मास लेवल पे जो है डिस्ट्रक्शन हुए थे। तो इसमें जो है आपका साउथ कोरिया के लोग जापान से जो है थोड़ा सा मतलब हट के रहते हैं, उनको उतना मानते नहीं है, मतलब उनको उतना जो है अलग नजरों से देखते हैं, क्योंकि जापान ने जो है साउथ कोरिया में जो है आपका बहुत हद तक जो है एक डिस्ट्रक्शन किया था, बहुत ज़्यादा उनके ऊपर जो है वर्ल्ड वॉर सेकेंड में बहुत हद तक उनके ऊपर जाती हुई थी, बहुत उनकी जो लेडीज़ हैं, उनके जो फीमेल सिटीजन हैं, उनके साथ बहुत हद तक जाती हुई थी। और इस चीज़ को लेके हर 4-5 साल के अंदर साउथ कोरिया के अंदर जो है प्रोटेस्ट होते हैं, वो जापान का प्रोडक्ट जो है बाइकआउट करते हैं, जापान के अंदर भी जो है आपका साउथ कोरिया का प्रोडक्ट जो है बाइकआउट होता है, हर 5-6 साल के अंदर ये होता है। तो वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर जो चीज़ें गलत हुई थी उससे जो है साउथ कोरिया अभी तक उभर नहीं पाया है। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये आप मैप देखिए G7 कंट्रीज का, इसमें जापान इकलौती एशियन कंट्री है, ठीक है, तो दबदबा है जापान का। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, इंडिया अगर ये आ गए तो जापान को लेकर 4 कंट्रीज हो जाएंगी, तो जापान की अपनी इंपॉर्टेंस डाउन हो जाएगी। तो एट लास्ट सब अपने ऊपर डिपेंड है, कोई किसी का दोस्त नहीं, कोई किसी का दुश्मन नहीं। द वन थिंग दैट एग्जिस्ट इज परमानेंट इंटरेस्ट। तो जापान नहीं चाहता कि उसका स्ट्रेचर, उसका इंपॉर्टेंस G7 में घटे। साउथ कोरिया
इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान आ गए तो भाई फिर जापान का इंपॉर्टेंस तो वैसे ही खत्म। और इन 4 कंट्रीज में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस इंडिया की होगी, उसके बाद जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया अपना साइड में हो गए। ठीक है, तो जापान का अपना स्ट्रेचर भी तो जाएगा, डाउन होगा, तो वो भी उसको एक दिक्कत है कि हमारा स्ट्रेचर जो है आपका डाउन हो जाएगा। तो जियोपॉलिटिक्स इज द गेम ऑफ इंटरेस्ट, नो वन इज परमानेंट फ्रेंड, नो वन इज परमानेंट एनिमी, द ओनली थिंग इज परमानेंट इज इंटरेस्ट। ये अमेरिकन प्रेसिडेंट है, मैं नाम बोल रहा हूँ, उनका ये कोट है। और अगर आप देखेंगे तो इंडिया और जापान की जो मित्रता है वो टाइम के साथ बढ़ने ही वाली है, घटेगी नहीं, वो इस छोटी मोटी चीज़ों से घटने वाली नहीं है, और वो समय के साथ बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि सेनकाकू आइलैंड जो है आपका, वहाँ पे सेनकाकू आइलैंड जो है आपका, वहाँ पे क्या है, चाइना एग्रेशन दिखाता है, कहता है कि भैया ये हमारा है, पर जापान का उस पर कब्जा है, जापान उसको अपने पास रखता है, लेकिन कब्जा भले जापान का है, पर चाइना जो है अपने शिप जो है उस पर उनके वाटर में इन्फिल्ट्रेट कर देता है टाइम बाय टाइम। तो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो जापान जो है चाइना को काउंटर करने के लिए इंडिया का साथ उसको चाहिए कि चाइना आगे प्रेशर डाले तो हम जो है इधर नॉर्दर्न बॉर्डर से उसके ऊपर प्रेशर डाल दें। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो सप्लाई चेन, पूरे वर्ल्ड की जो सप्लाई चेन है, पूरे वर्ल्ड के एक्सपोर्ट में 16% एक्सपोर्ट अकेले चाइना करता है। तो उस एक्सपोर्ट को भी थोड़ा थोड़ा तोड़ने के लिए इंडिया और जापान जैसे वियतनाम जैसे देशों की जरूरत है। शिंजो आबे ने जो है आपका सप्लाई चेन रेजिलिएंट ग्रुप बनाया था इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान का मिलकर, पर अब शिंजो आबे तो चले गए हैं, उन्होंने रिजाइन कर दिया। अब ये चीज़ कैसे आगे बढ़ेगी वो तो सुगा जी ही बता सकते हैं। और उसके बाद आप देखिए इस समय सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल चेंज जो हुआ है, जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन आया, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जा चुका है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन रहता तो D10 G10 ये सब 10 टून बनाने में सुगा को कोई दिक्कत नहीं होती। अब जो है वो वो जो है अमेरिका को देखेंगे, जापान जो है अमेरिका को देखेगा, किसको, जो बाइडेन को, कि वो चाइना को लेके कैसा बिहेव करते हैं। चाइना को लेके अगर वो एग्रेसिव है ताइवान के इशू में, साउथ चाइना के इशू में, या फिर जो भी अलग अलग इशू हैं जहां जहां चाइना ने हाथ डाला है, उन सब में अगर जो बाइडेन एग्रेसिव रहते हैं तो आने वाले कुछ टाइम में जापान जो है खुद ही D10 और G10 और ये सब में चला जाएगा। भले थोड़ा डिले करे लेकिन D10 तो चले, उसमें तो आ ही जाएगा वो। बट अगर जो बाइडेन अपीजमेंट वाली पॉलिसी लेते हैं या उस हद तक एग्रेसिव नहीं रहते हैं तो जापान ये सब D10 G10 सबको डालेगा डस्टबिन में, वो कहेगा सबको साइड करो, इस चीज़ को हम एक्सेप्ट नहीं करते। तो जो बाइडेन के ऊपर काफ़ी कुछ डिपेंड करता है कि वो आने वाले टाइम में चाइना को लेके क्या पॉलिसी अपनाते हैं, और उसके बाद जापान अपना डिसीजन लेगा। क्योंकि मैंने बताया ना सुगा काफ़ी कंजर्वेटिव है, और आपके जो शिंजो आबे थे ही इज़ अ रिस्क टेकर मैन, वो रहते तो इतनी दिक्कत शायद नहीं आती। एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ भी चेंज है, US में भी चेंज है, तो जियोपॉलिटिकल समीकरण अब जो है तेज़ी से बदलेंगे आने वाले टाइम में। तो जैसे इस पे आगे बात होगी, आगे बात बढ़ेगी, हम इस पे बात करेंगे। थैंक यू।